हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ दिस सेशन। क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और जैसा हम जानते हैं साइंस में टोटल 20 चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग रोड सेफ्टी एजुकेशन। And remaining 19 chapters are from book. Okay, 19 chapters can be further divided into 4 parts, that are first to 4 chapters are from biology, 5 to 8 chapters are from chemistry, 9 to 11 chapters are from physics, and 9 to 11, and from 12 to 19 these are from, you can say, environment studies and others. Okay, one question, this biology portion carries 17 marks, this chemistry portion 16 marks, physics portion 15 marks, and this environment portion contains 29 marks, and 3 marks for this road safety question. Okay, here is the broad classification of our book and our syllabus. Okay, we are going to start from this chemistry. केमिस्ट्री से हम शुरू करेंगे और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पढ़ेंगे हम 7 चैप्टर है एटॉमिक थ्योरीज एंड प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने की एक वजह है क्योंकि उसका कुछ पोर्शन ऐसा है जो हमने कक्षा 9 में पहले पढ़ा है। क्लास 9 में हम थोड़ा सा वो पढ़ चुके हैं, सो थोड़ा आइडिया रहेगा और हमारे लिए शुरुआत करना थोड़ा सा आसान रहेगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 से। व्हाट इज चैप्टर 7? This is atomic theories, properties and periodic classification of elements. Okay, इस चैप्टर को हम मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दी 3 मेजर पार्ट्स आर एटॉमिक थ्योरीज, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एंड थर्ड पोर्शन इज प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एटॉमिक थ्योरीज? एटॉमिक थ्योरीज आर जो थ्योरीज, जो भी मॉडल्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं जो एटम को एक्सप्लेन करने के लिए हमको दी गई, वो सारी एटॉमिक थ्योरीज पढ़ेंगे। जैसे कि हम थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, कुछ हमने बोहर मॉडल भी पढ़ा था, या डाल्टन थ्योरी पढ़ी थी। तो ये कुछ मॉडल हैं एटॉमिक थ्योरीज, एटम के लिए कुछ थ्योरीज हैं जो उसको एटम को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। तो कुछ उन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि भाई एटम क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ये सब एटॉमिक थ्योरीज में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है? आप सेम टाइप की चीज़ों को एक साथ रखेंगे और डिफरेंट टाइप की चीज़ों को आप अलग अलग रखेंगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब, यहाँ पे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा एलिमेंट्स का, कि जैसे कोई अगर मेटल्स हैं तो उनको हम एक साथ रखेंगे, कुछ नॉन मेटल्स हैं तो उनको एक साथ रखेंगे, और कुछ, ठीक है, जैसे कि हमने देखा होगा फ्रूट की कोई शॉप है तो वहाँ पे एप्पल्स जो हैं एक साथ रखी हुई होती हैं, पपाया एक साथ अलग रखा हुआ होता है, और ऑरेंजेज अलग रखे हुए होंगे, या और भी जो भी फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, वो एक साथ रखे हुए होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके की चीज़ों को एक साथ रखना और अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रखना, इसको हम क्या क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। तो हमने क्या करा है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने एलिमेंट्स को इस तरीके से रखा है कि जो सेम तरीके की प्रॉपर्टीज शो करते हैं उन सारे एलिमेंट्स को हमने एक साथ रखा है,
और जो डिफरेंट शो करते हैं उनको डिफरेंट करते हैं, तो उनके बारे में उनकी जो रिलेटेड स्टडी है वो हम इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में करेंगे। और नेक्स्ट जो है लास्ट जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। और ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं वो कि जिसमें क्या जैसे कोई भी एलिमेंट है, तो जैसे कि वो मेटल है या नहीं है, वो मेटलॉइड है या नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, उनका अगर अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन सारी चीज़ों के वो सारी जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द एटॉमिक थ्योरीज। एटॉमिक थ्योरीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ कि एटम वर्ड कहाँ से आया। एटम वर्ड जो है वो एटम वर्ड कहाँ से आया? एटम जो है वो ग्रीक वर्ड से डेवलप्ड है, इसको हमने ग्रीक वर्ड से ऑब्टेन किया है और वो ग्रीक वर्ड है एटोमियो। ग्रीक वर्ड क्या है? एटोमियो। और एटोमियो का मतलब क्या होता है? एटोमियो मीन्स इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मीन्स जिसको आप और फर्दर नहीं कट कर सकते, आप उसको और छोटा नहीं काट सकते, आप उस पीस को, उस पार्टिकल को आप और ज़्यादा नहीं काट सकते। तो एटोमियो वर्ड का मतलब क्या हुआ? इनडिविजिबल। एटोमियो एक ग्रीक वर्ड है। ओके, सो एटम वर्ड कहाँ से डेराइव्ड है? ग्रीक वर्ड एटोमियो से, और जिसका मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, जिसको आप फर्दर आप कट नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द बेसिक। ओके, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? नाउ वी विल स्टडी अबाउट द theories. What are the theories? Okay, दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं फिलोसोफर्स और एक होते हैं साइंटिस्ट। ओके, तो फिलोसोफर और साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है? बेसिक, फिलोसोफर्स वो लोग होते हैं जो अपने आसपास जो भी वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ इंसिडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन इंसिडेंट्स को ऑब्जर्व करके अपनी एक थ्योरी प्रपोज करते हैं जो कि उन सारे इंसिडेंट्स में फिट बैठती है या उन सबको उसमें वो थ्योरी इम्प्लीमेंट होती है। ओके, और साइंटिस्ट क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके बाद कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं और बाद में अपनी थ्योरी प्रपोज करते हैं। सो फिलोसोफर्स के पास क्या होता है कि उनके पास अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं होता है, बट साइंटिस्ट हैव एविडेंस। उनके पास अपनी एक थ्योरी होती है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके ये चीज़ें सारी अपनी थ्योरीज प्रपोज करते हैं, बट फिलोसोफर्स ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर हम 3 फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दीज 3 फिलोसोफर्स आर, फर्स्ट है महर्षि कणाद, सेकंड है पकुधा काव्यायाम, एंड थर्ड है डेमोक्रीट्स एंड ल्यूसिपस। ओके, सो ये दो तो हैं इंडियन फिलोसोफर्स, ये हैं ग्रीक फिलोसोफर्स। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं महर्षि कणाद की। व्हाट डिड ही से? महर्षि कणाद ने, ये जो फिलोसोफर थे, उन्होंने ये कहा कि आप जब किसी सब्सटेंस को लेंगे और उसके आप छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे तो सबसे लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आपको मिलेगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, दैट पार्टिकल इज नोन एज परमाणु। ओके, सो महर्षि कणाद ने क्या कहा कि जब आप कोई क्या करेंगे, आप कोई सब्सटेंस लेंगे और उसको आप कट करते जाएंगे, रेगुलरली कट करते जाएंगे, छोटे छोटे पीसेस में करते जाएंगे, और सबसे लास्ट में उसमें जो सबसे छोटा पीस बचेगा वो पीस ऐसा होगा कि जिसको आप फर्दर कट नहीं कर पाएंगे। उस सबसे छोटे पीस को, जो लीस्ट पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आप क्या कहेंगे? परमाणु। ओके, और आप उसको आगे डिवाइड, आप उसको फर्दर कट नहीं कर सकते। तो ये तो स्टेटमेंट था महर्षि कणाद का। ओके, नेक्स्ट है पकुधा काव्यायाम। पकुधा काव्यायाम ने क्या कहा कि ये जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर क्या करते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस तैयार करते हैं। ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस कैसे तैयार होती है, कैसे बनती हैं? वो जब ये छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, और क्या बनाते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं। एंड लास्ट
जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन लोगों ने क्या कहा कि ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि आप वो पार्टिकल जिसको आप फर्दर कट नहीं कर सकते उसको उन्होंने नाम दे दिया एटम। दे सेड इट एटम, ही सेड इट परमाणु। ओके, सो वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महर्षि कर्णाद ने क्या कहा कि अगर आप किसी सब्सटेंस को काट रहे हो और इतना कट कर रहे हो कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या करोगे? परमाणु। और उसके बाद क्या है कि आप उस परमाणु को और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं काट सकते हैं। पकुदा का व्यायाम ने क्या कहा कि अगर आप ये जो छोटे छोटे परमाणु हैं, ये छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं। एंड डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने क्या कहा कि आप किसी भी पर जो इंडिविजुअल पार्टिकल है उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? एटम। ओके, दीज आर द थ्री फिलोसोफर। ओके, नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं हम साइंटिस्ट थ्योरी की। ये तीन तो फिलोसोफर्स थे, कर्णाद, पकुदा का व्यायाम एंड डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। नेक्स्ट बात करते हैं हम जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटम गोज टू जॉन डाल्टन। हम ये कहते हैं कि एटम की खोज, एटम की डिस्कवरी किसने की? जॉन डाल्टन ने की। इस चीज़ का इनको क्रेडिट दिया जाता है, किसको? जॉन डाल्टन को। एटम की डिस्कवरी का क्रेडिट जॉन डाल्टन को दिया जाता है। इनकी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो बेसिकली तीन प्रिंसिपल्स पर डिपेंडेंट थी। फर्स्ट था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और थर्ड था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्बिनेशन। हालांकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस केवल ये तीन नाम ही दिए हैं, इनका कोई एक्सप्लेनेशन सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम एक बार समझने के हिसाब से देखते हैं इनको। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं? तीसरा कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे हम कहते हैं C+O2, ठीक है, जैसे हमने कह दिया C+O2, ये दोनों क्या जुड़ के क्या बना दिया इन्होंने? CO2। तो ये दोनों क्या हुए? केमिकली एक दूसरे से कंबाइन होके और नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, तो दिस इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। व्हाट नेक्स्ट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट्स जो है इक्वल होगा टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट्स की। फाइन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट्स के टोटल मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो यहाँ एक बार हम जैसे ये रिएक्शन दी हुई है बैलेंस्ड है, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट होता है वो एक ही कार्बन है, सो हियर 12 AMU। एटॉमिक मास की यूनिट यही होती है AMU। यहाँ पे क्या होगा? दो एटम्स है तो 2 × 16, तो दैट इज 32 AMU। And here 1 carbon plus 2 oxygen
and that 12 plus 32, and that is 44 AMU. Okay, here 12 plus 32, this is also 44 AMU. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स का जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट जो है, रिएक्टेंट्स का टोटल मॉलिक्यूलर वेट बराबर होगा किसके, प्रोडक्ट्स के टोटल मॉलिक्यूलर वेट के. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो अगर कोई भी रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन, जैसे जितने नंबर ऑफ किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही क्या कितने किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट्स में होने चाहिए. तो अगर ये बराबर रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है बैलेंस्ड रिएक्शन. और बैलेंस्ड रिएक्शन में क्या होना चाहिए, टोटल मॉलिक्यूलर वेट जो है वो रिएक्टेंट्स का बराबर होता है किसके, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट्स के. ओके, नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, जैसे हम बात करते हैं, हम CO2 की बात करते हैं. ओके, तो CO2 में क्या है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2. तो इनका ये फिक्स प्रोपोर्शन, इसका नाम क्या हुआ, कार्बन डाई ऑक्साइड. ओके, और अगर हम CO की बात करें तो इसका नाम क्या हो, ये यहाँ पे रेशियो 1:1 है, तो ये क्या हो गया, कार्बन मोनो ऑक्साइड. फाइन. तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो है 1:2, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो है 1:1. ओके, तो अगर जब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कार्बन से डबल चाहिए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स. जब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो क्या चाहिए हमको, कि जो जितने भी कार्बन एटम हैं उनके डबल एटम चाहिए किसके, ऑक्सीजन के. या कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है तो दोनों का रेशियो क्या चाहिए, बराबर. तो कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड आपको अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो जो एटम्स, वो जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं उनका प्रपोर्शन जो है हमेशा क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. ओके, सो दिस इज दीज 3 रूल्स आर हियर. एंड ये तीनों रूल्स पर डिपेंड करता है, कौन डिपेंड करता है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी. मतलब इन तीनों रूल्स के बेसिस पे जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी अपनी प्रपोज की थी. हालांकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट जस्ट समझाने के हिसाब से ये था. ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, हम जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी. पहली बात तो ये कि एटम की डिस्कवरी का क्रेडिट इनको दिया जाता है, और दूसरी बात ये कि इनकी जो थ्योरी थी वो इन 3 प्रिंसिपल्स पर डिपेंडेंट थी. तो सबसे पहला पॉइंट जो है जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. वो क्या है, ईच सब्सटेंस, हर एक जो सब्सटेंस है वो किससे बना हुआ होगा. जॉन डाल्टन ने ऐसा कहा कि हर एक जो सब्सटेंस है, ईच सब्सटेंस जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है. इन स्मॉल पार्टिकल्स को हमने क्या कह दिया, एटम. ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दे दिया, एटम. ओके, ठीक है. हर एक सब्सटेंस जो है वो किससे बनता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से. इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दे दिया, एटम नाम दे दिया. दूसरी चीज क्या है, एटम इज इनडिविजिबल. ये भी आज हमको पता है, जो हमने अभी महर्षि कर्णाद वाली फिलोसॉफी में पढ़ी थी, कि एटम क्या होगा, इनडिविजिबल होगा. पहली चीज तो क्या थी कि हर एक सब्सटेंस जो है वो जो बनता है वो किससे बना हुआ होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ होता है. इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम. और उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि एटम जो है वो क्या होगा, इनडिविजिबल होगा. ठीक है, अब अगली बात देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट देखते हैं हम इसका. थर्ड पॉइंट क्या है कि एक जो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के जो एटम हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं सेम होंगी. अगर मान लीजिए कोई एक ही एलिमेंट लेना है, जैसे मान लीजिए मैंने आयरन ले लिया, तो आयरन की प्रॉपर्टी क्या होती है,
आयरन की प्रॉपर्टी ये है कि वो मेटल है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, वो रिजिड होता है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो अगर हम दो डिफरेंट एटम्स लेते हैं आयरन का, तो वो दोनों तो सेम ही प्रॉपर्टीज़ रखेंगे, उनमें तो कोई चेंज होगा नहीं, उनमें कोई प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस तो कुछ होगा नहीं। तो क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एक ही एलिमेंट है और उसके आप डिफरेंट क्या ले रहे हैं, आप सेम एलिमेंट के आप क्या ले रहे हैं, डिफरेंट एटम्स ले रहे हैं, तो उन डिफरेंट एटम्स की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे समझ लीजिए आप, एटॉमिक मास है वो सेम होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है सारी, जैसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो क्या होंगी, सेम होंगी। और इसी चीज़ को हम इस तरीके से कहेंगे, अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स ले लेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम ले लेंगे, तो क्या होगा, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अगर आप क्या करेंगे, जैसे आपने एक तो ले लिया आयरन ले लिया और दूसरी चीज़ ले लिया आपने, जैसे ऑक्सीजन ले ली या नाइट्रोजन ले ली, तो आयरन तो मेटल है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या है, ये गैसेस हैं। ये आयरन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है, ठीक है। आप आयरन जो है वो मेटल है, तो उसका स्पेस जो होगा, वो जो अपना जो भी वॉल्यूम उसका होगा वो फिक्स होगा, बट गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा, ओके, वो तो जिस पॉट में जाती है उसी का शेप ले लेती है। सो अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम लेंगे, तो क्या होगा, उससे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ में हैं वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अगर सेम एलिमेंट के एटम्स लेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम, कि जब भी ये एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के, जब भी कोई कंपाउंड इनको बनाना है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जब भी कंबाइन होंगे, तो पहली बात तो ये कि कोई भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि इनका जो रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए। जैसा अभी हमने देखा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जैसे हमने यहाँ बात की CO2 की, ठीक है। तो CO2 में क्या है कि जब भी हमको CO2 बनानी है तो इनका रेशियो, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 ही होना चाहिए। तो जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा उसमें, कि जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले, उसमें जो फॉर्मेशन में पार्ट करने वाले जितने भी एटम्स हैं, उनका एटम्स का रेशियो जो है वो क्या रहेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और दूसरी बात, ये जो नंबर का रेशियो ये हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, ये कभी भी आप फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, लाइक जैसे 1:1/2, ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा ये क्या होगा, कोई फिक्स फाइनाइट नंबर रहेगा जो कंप्लीट नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा, ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, फ्रैक्शन पार्ट में नहीं हो सकते। कंपाउंड में जो भी एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, पहली बात तो ये कि उनका प्रोपोर्शन जो होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो फिक्स प्रोपोर्शन है, ये नंबर हमेशा क्या होगा, कंप्लीट नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा, ये कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकते, ओके। एंड सबसे लास्ट जो 6 पॉइंट है इसका, कि वो ये है कि कोई भी आप कह लीजिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे हम बात करते हैं NaOH प्लस HCl, इससे बना NaCl प्लस H2O। तो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होता है, केवल रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम, केवल जो जितने भी एटम है उनका रीअरेंजमेंट होगा, वो किसी एक के साथ जुड़ा हुआ तो जुड़ के दूसरे के साथ चला जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है, ना ही कोई नया एटम क्रिएट होता है, केवल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें केवल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ना तो कोई एटम क्रिएट होता है, ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। तो जैसे हम यहाँ बात करेंगे, तो जैसे यहाँ इस तरफ एक सोडियम है तो यहाँ पे भी देखेंगे एक ही सोडियम है, इस तरफ हाइड्रोजन एक और 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी देख लीजिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, क्लोरीन एक है तो क्लोरीन भी एक है, ओके। सो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ केवल रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम होगा, वहाँ ना तो एटम बनाया जाता है, ना ही एटम को डिस्ट्रॉय
किए जाता है, केवल वहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। सो दिस वाज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। ओके, व्हाट इज द लिमिटेशन, पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि डाल्टन ने कहा कि जो हर एक सब्सटेंस जो है, ईच सब्सटेंस जो होता है वो किससे बना हुआ है, कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने क्या नाम दे दिया, एटम। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि एटम जो है वो क्या है, इंडिविजिबल है, आप उसको फर्दर कट नहीं कर सकते। तीसरा पॉस्टुलेट क्या है उसका कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। थर्ड चीज़, फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर आप डिफरेंट एलिमेंट्स लेंगे और उन एलिमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स लेंगे तो उनको आप अगर कंपेयर करेंगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और नेक्स्ट क्या है कि जब भी आप कोई कंपाउंड बनाएंगे तो पहली बात तो वो क्या करेंगे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, और दूसरी चीज़ ये कि डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होने के बाद वो जो उनका जो डेफिनेट रेशियो होगा वो नंबर हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, जैसे पहले एक बार इस चीज़ को और थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जैसे मैंने कहा, जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं CO2 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इनका रेशियो है 1:2। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। जैसे CO2 है, ठीक है, तो CO2 में 1:2 है इसका रेशियो। अगर इस 1:2 को अगर मैं मान लीजिए इस रेशियो को डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाता 1/2:1। तो क्या हम कार्बन का हाफ एटम कहीं से ला सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है। तो जब कोई चीज़ सबसे छोटी है तो उसका आधा आप कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि आप जब भी कोई कंपाउंड लिखेंगे तो इनका जो डेफिनेट रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ओके, और लास्ट चीज़ क्या थी, 6 पॉइंट क्या था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ केवल रीअरेंजमेंट्स ऑफ एटम होता है, वहाँ ना तो कोई एटम क्रिएट होता है ना ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। तो ये 6 पॉइंट्स थे जॉन डाल्टन थ्योरी के। अब इस पॉइंट में कमी कहाँ रह गई, जैसे हम बात करेंगे जैसे कोई भी टू व्हीलर की बात करें तो सबसे पहले साइकिल बनी, उसके बाद कोई बाइक बनी और फिर सुपर बाइक्स, और इस तरीके से चीज़ें आगे चलती गई। तो सबसे पहले कोई थ्योरी आई, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया, और उसके बाद दूसरी थ्योरी आई, फिर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया, और फिर तीसरी थ्योरी, एक के बाद एक लगातार कंटिन्यूसली सिक्वेंशली थ्योरीज आती गई। उसी की तरीके से ये पहली थ्योरी थी, इसके बाद दूसरी थ्योरी आई, उसने थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करते करते हम सबसे लास्ट वाली थ्योरीज पे पहुंचेंगे। तो इस मॉडल में जो है कुछ कमी रह गई थी, वो कमी क्या थी कि ये किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल लिमिटेशन, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। लिमिटेशन क्या है इसकी, या लिमिटेशन कहेंगे या क्या कहेंगे, ड्रॉबैक। इस थ्योरी का ड्रॉबैक ये है कि ये किसी भी सब एटॉमिक एलिमेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में ये कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इनकी थ्योरी में कहीं पर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि कोई एटम है जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो ये इस थ्योरी का सबसे पहला बड़ा ड्रॉबैक था कि जॉन डाल्टन थ्योरी किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि भाई वहाँ कोई भी एटम है जो है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो उनके बारे में यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया। तो ये जॉन डाल्टन की थ्योरी का ड्रॉबैक था। थैंक यू क्लास।